बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे। एवोगैड्रोस लॉ मुझे पहले बताना चाहिए, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं बताया। मोल कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस लॉ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं एवोगैड्रोस लॉ जैसे ही बताऊंगा तो उसके तुरंत बाद मुझे मोल कॉन्सेप्ट बताना है, तब आपको वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इसलिए पहले मैं आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर एवोगैड्रोस लॉ, फिर मोल कॉन्सेप्ट में आएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है सुनिए, एकदम सरल सी चीज है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यह बताया गया कि एटम जो रहता है वो इनडिवाइजिबल है, मतलब एटम को आप और तोड़ नहीं सकते। ठीक, मैं आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बताता हूं और साथ ही साथ उसका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बताता हूं। वो डाल्टन नहीं दिया है, पर डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी बताता हूं और साथ ही साथ जो उसका अपोज करता है जो बात, वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहलाता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहा है कि एटम को और छोटे टुकड़े में आप नहीं बांट सकते, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपको मालूम है अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो उससे भी छोटे हैं, तभी तो एटम के अंदर है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर तो और भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एक साथ आपको कंपेयर करते बताता हूं। तो पहली बात क्या बता दी है, डाल्टन बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, एटम के अंदर भी उससे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते या खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते एटम को। पर हमको मालूम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, यूरेनियम से थोरियम बन जाता है, और दूसरी चीज एटम जो रहता है उसका मास का लॉस होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन के इक्वेशन थे E = mc², इसको आइंस्टीन के इक्वेशन बोलते हैं कि ये जो मास का लॉस हो रहा है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहती है वो 3 मीटर पर सेकेंड ये रहता है। अब जितना मास का लॉस होगा वो यहाँ लिख देंगे, इससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो निकल जाता है। बोलने का मतलब यह है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो बात बताई गई कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, एटम को नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया। पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम का बहुत सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एक एटम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक एटम दूसरा, एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एटम डिस्ट्रक्टिबल है। एटम न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है एटम का मास का लॉस होता है और उससे एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात यह है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, डाल्टन्स लॉ बोलता है कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। उनका एक मास होता है, एक साइज होता है और पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स हैं उन सभी का मास, साइज और पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, ऐसा डाल्टन बोल रहा है। पर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आइसोटोप तो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट होता है कि नहीं। डाल्टन क्या बोला था कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं वो एंटायरली सेम होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, मास सेम, साइज सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम और एटॉमिक मास सेम होगी। पर आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं पर इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डाल्टन क्या बोला? डाल्टन बोल रहा है कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स रहेंगे वो एंटायरली, एक एलिमेंट के जितने एटम्स रहेंगे वो एंटायरली सेम रहेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे, ऐसा डाल्टन बोला। ठीक है, मतलब उनका मास, साइज सब सेम रहेगा। पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट के
एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल में दिया गया एटॉमिक मास कि भाई आइसोटोप्स है, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं पर उनका मास क्या रहता है, अलग अलग होता है। एक फिर दूसरी चीज ये डाल्टन बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। दो अलग अलग एटम्स हैं, दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, ऐसा डाल्टन बोला। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला गया नहीं ऐसा नहीं है, कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया, ये तो आइसोटोप था, उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया आइसोबार। अब आइसोबार क्या था, एक ही एलिमेंट नहीं थे, ये अलग अलग एलिमेंट थे, फिर भी इनका मास नंबर सेम था कि नहीं। भाई वो क्या बोल दिया था कि एक एटम में एक एलिमेंट के मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके एटम्स में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। जैसे ये आइसोबार, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पर इनका मास नंबर तो सेम है। ठीक, दूसरी बात फिर ये बोला कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, ऐसा डाल्टन बोल रहा है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम्स कंबाइंड हो तो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइंड हो सकता है कि जो एटम्स हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइंड हो, पर ये भी कई एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंपल नहीं होते। जैसे एक हो गया सुक्रोज का मॉलिक्यूल होता है C12H22O11, सिंपल नहीं बोलेंगे इसको, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ये। ठीक है, कहाँ है देखिए CH4H2O CO2, और इसमें देखिए कितना है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, ये 18 होता है, 44 होता है, और इसका तो 342 होता है मॉलिक्यूलर मास। तो बोलने का मतलब ये सिंपल नहीं है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 12:22:11, तो सिंपलेस्ट थोड़ी हुआ ये। ठीक, ये चीज। दूसरी चीज है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, ऐसा कौन बोल रहा है, डाल्टन बोल रहा है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोल रहा है नहीं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो रहती हैं जिनको रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, उनमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना जिसमें हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम जो नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और उससे रिलेटेड फिर मैंने आपको बताया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के दोनों में क्या अंतर। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैंने क्या बात बताया, डाल्टन बोलता है कि एटम जो रहता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है नहीं, एटम जो है उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होगी, जो एटम जो रहता है वो एक एटम न्यूक्लियर रिएक्शन से अपने मास का लॉस करता है, उसका वही मास जो रहता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है आइंस्टीन की इक्वेशन से, जिसे मैंने लिखा था E=mc², मतलब एटम डिस्ट्रक्टिबल है। दूसरी चीज है न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो वही एक एलिमेंट जो रहता है दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यूरियम से थोरियम और आगे दूसरे एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक, दूसरी बात किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, ऐसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, एटम से भी और छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर बात ये बताया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता नहीं एटम नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। फिर ये बात बताई गई कि कोई भी एक जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, उनका साइज सेम होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनका एटॉमिक मास भी सेम होता है, ऐसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया। पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि ये जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो, उनका एटॉमिक मास अलग भी हो सकता है, जिनको आइसोटोप नाम दिया गया। एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, पर एटॉमिक मास अलग अलग है। फिर ये बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स रहते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेंगे। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है, जिनको क्या बोला गया, आइसोबार। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फिर भी इनका मास तो सेम है ना, जबकि डाल्टन क्या बोल दिया था, कोई समानता नहीं, इसमें तो है समानता।
फिर बोला जब एटम्स कंबाइंड होकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं, पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इनके बीच कोई ऐसा सिंपल रेशियो नहीं है। ये तो देख रहे हैं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और जो है उसका आपको मैंने बताया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या लड़ाई है, क्या उनके बीच अंतर है, ये मैंने आपको बताया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो मास डिपेंडेंट हैं उनको डाल्टन एक्सप्लेन कर सकता है, पर वॉल्यूम डिपेंडेंट गैलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी बात, डाल्टन जो है वो नहीं बता पाता कि कोई भी जो एटम है, एक ही एलिमेंट मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम का मास अलग अलग क्यों है, साइज अलग अलग क्यों है, उनकी वैलेंसीज अलग अलग क्यों है, ये डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं क्यों उनका एटम का साइज अलग अलग है, मास अलग अलग है और वैलेंसीज अलग अलग क्यों है, ये डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी बात, जो एटम्स होते हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको वो उस समय कंपाउंड एटम बोलता था। तो क्यों कोई एटम मिलके कंपाउंड एटम जिसको आजकल मॉलिक्यूल बोला जाता था, तो क्यों कोई एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एटम जिस फोर्स से जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ तो फोर्स होता होगा जिसके कारण एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको डाल्टन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डाल्टन जो है वो मास डिपेंडेंट जितने लॉज हैं उनको एक्सप्लेन कर सकता है, पर वॉल्यूम डिपेंडेंट मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड जो लॉ, गैलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डाल्टन ये नहीं बता पाता कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स के एटम्स रहते हैं उनका एटॉमिक मास, वैलेंसी, साइज क्यों अलग अलग होते हैं, इसको डाल्टन नहीं बता सकता। डाल्टन ये नहीं बता सकता कि क्यों एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। एटम जो डाल्टन मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ना बोल के क्या बोलता है, कंपाउंड एटम बोलता है। तो क्यों कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल बनता है इसको डाल्टन नहीं बता सकता। एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, मतलब जो एटम जो है उनके बीच कोई ना कोई तो फोर्स काम करता होगा। तो कौन सा फोर्स ऐसा है जो एटम्स को मॉलिक्यूल बनाने के लिए जोड़ता है, इसको डाल्टन से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशंस हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ उसका कंपैरिजन बताया और ये बताया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मैं क्या नहीं कर सकता वो आपको लिमिटेशंस बता चुका हूं। एवोगैड्रोस लॉ और बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में।